आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेव्स के ऊपर कि वेव्स फिज़िक्स में हमारे पास क्या है। तो वेव डिस्टरबेंस है मीडियम के अंदर दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। यानी कि किसी भी एक मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस पैदा होती है, जो एनर्जी को उसके सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस यानी कि वो पॉइंट जहाँ से वो वेव प्रोड्यूस हुई थी उस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से किसी और पॉइंट तक पहुँचाए। ठीक है, एनर्जी को यानी कि ट्रांसफ़र वेव करती है, लेकिन वो मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती साथ। अब इसकी जनरल एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, पत्थर है। अब जब पत्थर हम पानी के अंदर फेंकते हैं, पानी के तालाब के अंदर, वाटर पॉन्ड के अंदर फेंकते हैं, तो वहाँ हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा या उसे कहते हैं कॉर्क का पीस, वो हम रख देते हैं पानी के अंदर। अब हम नोटिस करते हैं कि वैसे तो कॉर्क ठीक है, उधर पानी के अंदर है, वो एक स्टिल है, बाकायदा कोई मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो ही हम पत्थर फेंकेंगे वाटर के अंदर, सारी बात है, डिस्टर्बेंस पैदा होगी ना, उसके अंदर वेव क्रिएट होगी। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक मीन पोजीशन के लॉन्ग ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, यानी कि टू एंड फ्रो वो मोशन करेंगे। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन उसके लिए हम कह सकते हैं वाटर रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। अब वाटर के पार्टिकल्स वही रहेंगे, पानी आगे कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा, उन रिपल्स में से एनर्जी ट्रांसफर होगी और वो उस कोर के पीस तक जाएगी और वो कोर का पीस भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़ी आसान एग्जांपल है। तो इससे साबित होता है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन मैटर को नहीं साथ वो करेंगे ट्रांसपोर्ट। और वो कहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हुई, इट्स सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जहाँ पत्थर फेंका, एक डिस्टर्बेंस पैदा हुई, वहां से फिर वो स्कॉर्क तक गई, एक और पॉइंट तक, और उसने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया और स्कॉर्क को भी उन्होंने वाइब्रेट करा दिया उन वेव्स ने। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल है, हमारे पास कोई भी दो बंदे हैं, उन्होंने रोप्स पकड़ी हुई है। अब रोप मतलब रस्सी, ठीक है, एक एंड किसी एक ने पकड़ा है, एक एंड दूसरे ने पकड़ा है। अब जब उस रोप को जर्क दिया जाता है तो वहां से हमें एक लूप सा नजर आता है, ठीक है, वो जर्क ट्रेवल करता हुआ दूसरे एंड तक जाता है और वो जो दूसरा शख्स है उसको महसूस होती है एनर्जी। ठीक है, रोप तो उतनी ही रही है, उसमें से कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, रोप उतनी ही रही है। और उसके पार्टिकल्स ने टू एंड फ्रो मोशन की, अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेंटर पोजीशन, या ज्यादा अच्छा वर्ड होता है मीन पोजीशन के अलोंग उसने अप एंड डाउन मोशन की और वो जर्क ट्रेवल करता हुआ गया है। बुनियादी तौर के ऊपर रोप के पार्टिकल्स ने वाइब्रेट किया है, ऑसिलेट किया है अपनी मीन पोजीशन के अलोंग। ठीक है, मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, रस्सी उतनी रही है, उसमें से एनर्जी होती भी गई है और वो अदर एंड तक ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, तो ये एक वेव की जनरल डेफिनेशन है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब वेव जो हमने देखा, अब ये तो एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वेव का, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से वेव को एलेबोरेट कर सकूं। अब जब हम वेव को देखते हैं तो वेव हमारे पास कई तरह की होती है, उसकी इतनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर हम कौन सी टाइप्स हैं जिनको देख लेते हैं। हमारे पास होती हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, उनको पहले हम देख लेते हैं ज़रा, ख़ास किस्म की वेव्स हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। ये ज़रा हम कुछ वेव्स को देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस में होती है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, अब हमें पता है प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है, प्रोग्रेस करना, ठीक है, आगे पहुंचाना, आगे बढ़ना। ठीक है, ये प्रोग्रेस होता है ना हमारे पास। तो ऐसी तरह की वेव जो अपने सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से अवे मूव करें एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, अदर एंड तक एनर्जी को वो ट्रांसफर करने के लिए अपने सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से दूर मूव करें, उनको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। द वेव विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, किस लिए मूव करेंगी, क्योंकि ट्रांसफर करनी है उन्होंने एनर्जी। ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रेवलिंग वेव, यानी कि ट्रेवल कर रही है ना वेव्स, ट्रेवलिंग, इनको ट्रैवलिंग वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये अपने सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, उस पॉइंट से जहाँ ये प्रोड्यूस हुई थी वहां से ये दूर मूव करेंगी, अवे मूव करेंगी। इसलिए मूव करेंगी ताकि वो दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, सो ये हमारे पास एक इसके एग्जांपल है कि ये एनर्जी को सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए उस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से अवे मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। ठीक है, हमारे पास भी लाइट वेव्स आ रही हैं, तो ये सारी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं। रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, हमारे पास माइक्रोवेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, जितनी भी हैं, सनलाइट की जो लाइट वेव्स हैं वो भी अर्थ तक आ रही हैं, तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं, वो अपने सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस सन से अवे मूव करके ज़मीन तक आ रही हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं। सही हो गया, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव वेव का। फिर हमारे पास एक दूसरे नंबर के ऊपर आती हैं स्टैंडिंग वेव्स, इनको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स।
स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? रुका होना, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स का जो असल अच्छा नाम इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? कोई चीज स्टेशनरी है, वो मोशन में नहीं है, यानी कि वो रेस्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी। ऐसी वेव्स जो अपने सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से अवे मूव करके एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, यानी कि उसके उलट ही हो गई प्रोग्रेसिव वेव की, ठीक है। इनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। द वेव विच डो नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, इसलिए कि उनको ट्रांसफर एनर्जी करनी है, तो ये वाली वेव जो है वो अपने सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से अवे एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। जो अदर एंड है उस तक एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। एक पॉइंट से, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से अदर पॉइंट तक एनर्जी जो ट्रांसफर होनी है उसको ये ट्रांसफर नहीं करती। इनको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी का वर्ड भी ऐसी तरह की चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो रेस्ट के ऊपर हो, ठीक है। स्टेशनरी का क्या मतलब हुआ? रेस्ट के ऊपर। अब जब हम आगे जाकर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें बड़ी आसानी से ये बात पता लग जाती है कि एनर्जी को क्यों रिट्रांसफर करती। मैं जनरली एक एग्जांपल दे देता हूँ। होता हमारे पास ये है स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, अगर हम इनको गौर से ऑब्जर्व करें, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो हमारे पास केस है उसको देख लेते हैं। स्टैंडिंग वेव्स के अंदर ये होता है कि अगर इसकी जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव से ही, ठीक है। हमने देखा ये एक जनरल में एग्जांपल देता हूँ आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन की। असल में हमारे पास जब भी कोई एक चीज एक रेयर मीडियम से लाइट कोई भी वेव डेंसर मीडियम के साथ की तरफ जाके स्ट्राइक करती है, ठीक है, उससे रिफ्लेक्शन उसकी होती है, ठीक है। रेयर मीडियम एयर हो गया, एयर से डेंसर मीडियम से दीवार की तरफ गई है, तो वो क्योंकि रेयर डेंसर से टकरा रही है, तो वो फिर डेंसर जो है वो रेयर मीडियम से ज्यादा मतलब वो डेंस होता है, तो वो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स जो लगाता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है मगर डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। तो आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन के अंदर ये होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो वेव है इसके अंदर एक फेज शिफ्ट आ जाएगा, इसकी जो क्रेस्ट है, ठीक है, ये इसमें ट्रफ में बदल जाएगी, इसको क्रेस्ट कहते हैं। ये जो हमारे पास एक इस तरफ को हमने देखा है क्रेस्ट का पॉइंट होता है, और ये वाला जो होता है ये ट्रफ का पॉइंट होता है, ठीक है। ये क्रेस्ट ट्रफ में बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब जब ये वापस जाएगी तो ये बिल्कुल दोनों ऑपोजिट चीज़ें आ गई हैं आमने सामने, ठीक हो गया, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑपोजिट आने की वजह से फिर इधर हमारे पास एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कह सकते हैं हो जाती है, ठीक है। इसको भी जब हम मिलाते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। बुनियादी तौर पे ये स्टेशनरी वेव होती यही है कि इनके अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये सुपर पोज कर रही है मीडियम के अंदर, ठीक है, आपस में दो वेव मिल रही हैं, लेकिन मसला ये होता है इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। अब जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, हम दो वेव्स को बना लेते हैं। ये तो हमारे पास जैसे हमने देखा यहाँ ट्रफ है, क्रस्ट बन गया, क्रस्ट है, ट्रफ बन गया, ट्रफ है, क्रस्ट बन गया, और ये हमारे पास क्रस्ट है, ट्रफ बन गया, ये हमारे पास ट्रफ है, क्रस्ट बन गया, और ये हमारे पास क्रस्ट है, ये ट्रफ बन गया, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही थी तो इसका फेज यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। ये मैंने जनरल एग्जांपल दी थी। बस ये हमें समझनी चाहिए स्टेशनरी वेव्स के अंदर कि जब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस वाली वेव्स आपस में एक मीडियम के अंदर मिल जाती हैं आकर, तो वो फिर एनर्जी को आगे ट्रांसफर नहीं करती, इसलिए हम इनको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अगर इसी तरह के पैटर्न के अंदर हम इनको बनाना चाहें, ठीक है। दूसरा मैं ग्रीन मार्कर से शो कर देता हूँ ताकि ज़रा एलेबोरेट हो जाए कॉन्सेप्ट। सही हो गया। तो ये हम देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे लूप से बन जाएंगे ऐसे। सही हो गया। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हो गई। अब स्टेशनरी वेव्स के हवाले से एक और जनरल कॉन्सेप्ट भी हम इसके अंदर ले सकते हैं कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं नोड्स। अब ये हमारे पास एक वेव है जहां हमारे पास एम्पलीट्यूड सॉरी डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस जो कवर करना होता है वो जहां हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के मायनों में भी ले सकते हैं। जिधर वेव का इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वो हमारे पास होती हैं पॉइंट्स ऐसे, उनको हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। क्या इधर जीरो है? डिस्प्लेसमेंट, मैं डी से लिख रहा हूँ वैसे। और ये जो पहाड़ी सी बनी हुई है, एक पॉइंट सा बना हुआ है, एक्सट्रीम सा एक पॉइंट बना हुआ है, इसको कहते हैं एंटी नोड, यानी कि इसके मुखालिफ जहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा। और यहाँ इसका एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, हम ये भी आसान लफ्जों में कह सकते हैं, ठीक है। और फिर ये नोड आ गया, फिर ये नीचे, अब ये भी एंटी नोड है, ठीक है ये नीचे की तरफ, ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, क्योंकि वेव की यहाँ नेगेटिव पॉइंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। मैं जरा समझा देता हूँ, नीचे की तरफ जाएं, ये वाला पॉइंट नेगेटिव की तरफ इसकी वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये एरो लगा देते हैं, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है ऊपर की तरफ, और अगर वेव ही नीचे हो तो माइनस, लेकिन है ये भी एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी एंटी नोड है। और फिर ये नोड के ऊपर आया, फिर एंटी नोड के ऊपर, तो ये इस तरह चलता जाता है। तो उसके ऊपर ये ऐसे नोड पॉइंट्स होते हैं जिधर पार्टिकल रेस्ट पर आ जाते हैं, पार्टिकल रेस्ट के ऊपर आ गए हैं। गो इन वेव्स के अंदर
though in these waves the concept of kinetic energy and potential energy is possible, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती तो है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर हमें पता है, पेंडुलम की एग्जांपल है, एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स रेस्ट पे बीच में पॉइंट्स में बीच में जो ऐसे जो पॉइंट्स हैं नोड्स, उधर क्योंकि नोड्स के ऊपर पार्टिकल रेस्ट के ऊपर आ गए, अब जो चीज रेस्ट पे होती है इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना, और एंटी नोड के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि नोड के ऊपर ये पार्टिकल्स हमारे पास क्या हुआ है, ये पार्टिकल्स रेस्ट के ऊपर आ गए, पार्टिकल्स के रेस्ट के ऊपर आने की वजह से यहाँ से फिर आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, बीच में ये नोड्स आते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो जमीन के बिल्कुल साथ, मतलब जो एक वेव की डायरेक्शन के साथ ये जो प्लेन है इसके साथ पॉइंट्स लग रहे हैं, ये एन नोड्स हमें पता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो चोटियां हैं, ये जो टॉप बने हुए एंटी नोड है, ठीक है, यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है वेव का, ठीक है। तो अब जब ये वाले पॉइंट जो सारे जो नोड्स गुजरे हैं एन जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, अब जहाँ यहाँ क्योंकि पार्टिकल्स हर वक्त रेस्ट के ऊपर रहते हैं, इसकी वजह से आगे फिर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए इनको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, ठीक है। और आगे भी इससे रिलेटेड हमारे पास कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स क्या है, ठीक है, ये तो हमने जनरल दो तरह की वेव्स एनर्जी के ट्रांसफर करने या ना करने की वजह से देख ली। अब हम देखते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनको चाहिए होता है मीडियम अपनी प्रोपोगेशन के लिए, ट्रेवल करने के लिए। साउंड हो गई वेव, ठीक है, साउंड वेव। अब हम जो बोलते हैं ये दरअसल साउंड वेव्स होती हैं, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन साउंड के अंदर होती है, यानी कि एयर पार्टिकल्स कभी बहुत करीब करीब आ जाते हैं, इसको कहते हैं कंप्रेशन, और कभी वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इसे रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये कंप्रेशन है और ये रेयर फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से फिर साउंड आगे ट्रैवल करती है, फिर ये दोबारा कंप्रेशन हो गई, फिर रेयर फ्रैक्शन हो गई, जिस तरह हमने उधर देखा था हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ थे, ठीक है। लेकिन ये वेव्स और तरह की होती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव या कॉम्प्रेशनल वेव्स कहते हैं, ठीक है, साउंड वेव्स वाले केस में। और उसके बाद हमारे पास वाटर वेव्स भी हैं, इनको भी मीडियम चाहिए, जारी बात है, प्रोपोगेट करने के लिए। रोप वेव है, उसको भी मीडियम चाहिए, उसके केस में क्या मीडियम है, रोप वेव के केस में रोप मीडियम है, ठीक हो गया। तो ये सारी ओवरऑल मैकेनिकल के अंदर आ जाएंगी, जिस भी वेव को अपने ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, वो मैकेनिकल वेव है, ठीक है। और अब मैकेनिकल वेव्स की दो इकसाम है आगे। सबसे पहले है ट्रांसवर्स वेव। अब वो क्या वेव्स होती हैं उसको हम देख लेते हैं, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। मैं यहां लिख देता हूं ट्रांसवर्स वेव, द वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ, हम कह सकते हैं ऑसिलेशन या मोशन, मतलब जो पार्टिकल इन वेव्स के अंदर द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी कि जो पार्टिकल की जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है, उनकी जो मूव करने की डायरेक्शन है, वो 90 का एंगल बनाती है वेव के गुजरने की डायरेक्शन के साथ, ठीक है। कैसे, ये हम वेव देख रहे थे, ये हमारे पास एक वेव बन गई। अब पार्टिकल मैंने पहले डायग्राम बनाई है, इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पॉइंट बनाया है, इसके लॉन्ग ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, वेव तो ऐसे जा रही है ना इस तरफ, ठीक है, ये वेव ऐसे जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये एक 90 का एंगल बना रहे हैं, थीटा इधर क्या आएगा, 90 आएगा, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सी तरह की वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। ये यानी कि इसको थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, ये पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पार्टिकल है ना अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये सीधी है, तो ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है ना, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। इसके अंदर लाइट वेव आ गई, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, और हमें पता होना चाहिए कि अभी आगे जाकर उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव।